Hello class, welcome to Gyan Sadhana online class. First of all, congratulations for the foundation student, those who qualify our scholarship exam and now they getting admission in our Gyan Sadhana class 11. तो आज आप लोगों ने मतलब जो भी कैंडिडेट्स है जिन्होंने अपना एंट्रेंस क्वालिफाई किया है और उनको एडमिशंस मिली है तो उनके लिए तो वेरी गुड कॉन्ग्रेचुलेशंस। और चलिए मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। माई सेल्फ मिस्टर SP Pakhale. I just completed my PG from Amravati University, Amravati, that MSc, okay, and B.Ed from Shahu College, Buldhana, and I have good experience of teaching in various coaching classes and colleges near about 14 years, okay, and since last 3 to 5 years we are conducting here NEET IIT, okay, and we have good result, okay. और बहुत सारे अपने जो स्टूडेंट है MBBS, BAMS, BHMS को भी क्वालिफाई हो गए हैं, ठीक है। तो चलिए हम आज पहले आपको नीट के बारे में मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे सब लोगों को पता है कि जो नीट का जो फुल फॉर्म है दैट इज कॉल्ड नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी EET। सब लोगों को ये फुल फॉर्म पता है, ओके। तो इस एग्जाम को कौन कंडक्ट करता है? NTA कंडक्ट करता है। कौन कंडक्ट करता है? NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करता है नीट के लिए। मतलब एक नेशनल लेवल के ऊपर एक ही एग्जाम है ये। मतलब पहले क्या था कि अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम थी। जैसे केरला के लिए केरला CET थी, ओके, AIIMS भी थी, मतलब अलग अलग एग्जाम थी, ठीक है। चेन्नई के लिए अलग थी, तमिलनाडु के लिए, दिल्ली के लिए, मतलब अलग अलग स्टेट के अलग अलग एग्जाम थे। तो सब बंद करके मतलब स्टूडेंट का उसमें बहुत सा टाइम जाता था, इसलिए एक ही एग्जाम रखी मेडिकल के लिए, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट दैट इज नीट। और इसका जो सिलेबस होता है NCERT ने इसका सिलेबस मतलब NTA ने डिसाइड किया इसका सिलेबस किसके ऊपर बेस्ड है? NCERT। तो NCERT मतलब CBSE का जो सिलेबस होता है NCERT के जो टेक्स्ट बुक होते हैं, तो आपको 11वीं का एक टेक्स्ट बुक होता है और एक 12वीं का NCERT। मतलब कैसा है कि वैसे महाराष्ट्र का एक बोर्ड है पर उसके अंदर भी बहुत सारा कवर किया है, पर हमें पर्टिकुलरली नीट के लिए NCERT के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। अगर हम बायोलॉजी की बात करेंगे तो मैं पहले तो आपको बायोलॉजी का वेटेज बता देता हूँ। तो जैसे कि सब लोगों को मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, सब लोगों को पता है कि बायोलॉजी जो है ये 2 सब्जेक्ट से बनता है। कौन कौन से? एक तो है अपना बॉटनी जिसको हम बोलते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स, और दूसरा है जूलॉजी जिसको हम बोलते हैं स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो बॉटनी और जूलॉजी दोनों मिलाकर बायोलॉजी सब लोगों को पता है। तो नीट के लिए जो एग्जाम होती है उसमें जो फिजिक्स होता है, तो आपका जो फिजिक्स टॉपिक है जो सबसे टफ लगता है स्टूडेंट को, उसके होते हैं 45 MCQ, ओके। तो 45 MCQ फिजिक्स के होते हैं, केमिस्ट्री के भी होते हैं 45, और हर MCQ के लिए 4 मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो टोटल कितने होते हैं? ये 180 मार्क्स ये फिजिक्स के हो गए। उसी तरह से केमिस्ट्री के अगर हम देखेंगे तो ये भी हो गए 180 मार्क्स। और बायोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो आपको यहाँ पे बॉटनी के 45 MCQ, ठीक है। तो ये भी 4 मार्क्स अगर हम देखेंगे तो यहां पर भी वो कितने हो गए? 180, और जूलॉजी के भी कितने? 45 MCQ, ओके। तो ये भी 4 मार्क्स अगर हम देखेंगे, ईच कैरीज 4 मार्क्स, तो ये भी 180 हो रहा है। मतलब अगर हम देखेंगे तो अकेला बॉटनी और जूलॉजी आपकी कितने कवर कर रहा है? 360 मार्क। मतलब बायोलॉजी दोनों मिलाकर आपको 360 मार्क तो सिर्फ बायोलॉजी कवर कर रहा है। मतलब 90 MCQ तो बायोलॉजी के हो गए, ठीक है। तो MCQ की अगर बात करेंगे तो बायोलॉजी में 90 MCQ हो और फिजिक्स केमिस्ट्री में 45। मतलब सबसे ज्यादा अगर आपको स्कोरिंग करना है तो बायोलॉजी के अंदर, ओके। तो टोटल जो मार्क्स है आपके 720 मार्क है। तो अगर आपको नीट क्वालिफाई करना है तो एटलीस्ट आपको बायोलॉजी हेल्प करता है सबसे ज्यादा कट ऑफ के ऊपर जाने के लिए। तो बायोलॉजी में आप अपने माइंड में आज से ही एक फिगर रख दो कि तुम्हें कम से कम बायोलॉजी के अंदर 360 में से 320 तो मार्क कवर करने ही है, और अगर हो सके तो 340 के ऊपर ही आपको लेना है, ठीक है। तो भला अगर आपको फिजिक्स में 100 भी आते हैं तो भी चलेगा, और केमिस्ट्री में भी 100, और बायोलॉजी में अगर आप 300 कम से कम 20 लाते हैं फिर भी आप 500
20 के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, तो आप मतलब एलिजिबल है भी और आपको गवर्नमेंट कोटा में नंबर लग सकता है। ओके, पर हम कोशिश करेंगे आपको 340 के ऊपर जाना ही है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते जो बायोलॉजी के अंदर 360 में से 360 भी लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है, तो वो तो बात रट्टा मारने की हो गई, 360 में से आउट ऑफ मार्क लेने वाले भी स्टूडेंट है, पर आई जस्ट डोंट बिलीव ऑन आउट ऑफ मार्क, बिकॉज आपको पता है कि इंडिया जब से अभी हमारा देश जो है जब से आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक आउट ऑफ मार्क लेने वाले हर 7 स्टूडेंट होते हैं जिनको मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में आउट ऑफ मार्क होते। फिर भी आज भी हमारे देश को ना तो कोई नोबेल प्राइज मिला है, एक या दो ही नोबेल प्राइज है, ठीक है। तो मतलब कंसेप्ट अगर आपकी अच्छी है तो आप हाउ टू थिंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रट्टा मारने से अच्छा है, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आप ये बात अपने दिमाग में रखो कि आपको बायोलॉजी सबसे ज्यादा स्कोरिंग वाला है, उसके अंदर बॉटनी आता है और जूलॉजी, दोनों का इक्वल वेटेज है, ठीक है। कितना इक्वल वेटेज है? 45 टोटल 90 एमसीक्यू जो है। तो ये आपके माइंड में रट्टा मार के रखो कि हमें बायोलॉजी में सबसे ज्यादा 320 तक या 340 तक स्कोर करना है, कम से कम इसके ऊपर रहेंगे तो ही आपका गवर्नमेंट कोटा में नंबर मतलब आसानी से लग सकता है, ठीक है। तो फिजिक्स थोड़ा सा टफ है, हार्ड है, तो उसमें 100 कवर करने, ओके। नाउ वी जस्ट मूव टुवर्ड द यूनिट वाइज वेटेज पहले देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम यूनिट वाइज वेटेज की बात करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हो कि बायोलॉजी के अंदर जो यूनिट्स है, जैसे क्लास 11 एनसीईआरटी के अंदर, तो एक आपका एक यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, तो इसका 30% वेटेज है। मतलब इसके अंदर हर चैप्टर में से मतलब ये लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल, तो एक दो एमसीक्यू तो रहते हैं। फिर दूसरा आपका यूनिट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, तो इसका वेटेज भी कुछ ज्यादा नहीं है, 7% ही है, इसमें से भी एक दो ही एमसीक्यू रहते हैं। बाद में नेक्स्ट है आपका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये इसको 8% वेटेज है, ठीक है। और प्लांट फिजियोलॉजी बॉटनी का इसको भी अच्छा वेटेज है 7%, और ह्यूमन फिजियोलॉजी सबसे ज्यादा वेटेज वाला है, इसको 16% है। मतलब सबसे ज्यादा अगर हम देखेंगे तो जो मेडिकल का बेस है ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसके अंदर आते हैं आपके डाइजेशन चैप्टर, ठीक है, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर बहुत बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे, और अगर हम इसकी बात करेंगे क्लास 12 की, तो रिप्रोडक्शन भी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर 10% है इसका वेटेज है, इसके अंदर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसके ऊपर भी बहुत सारे एमसीक्यूज रहते हैं। और सबसे ज्यादा फिजियोलॉजी के बाद वेटेज वाला जो यूनिट है उसका नाम है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इसका भी 12%, मतलब 11 एमसीक्यू तो इसके अंदर से रहते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर, इसके अंदर भी टोटल, ओके। तो ये भी थोड़ा कम वेटेज वाला है, बायोलॉजी, ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी। बाद में इकोलॉजी को भी सबसे ज्यादा वेटेज है 10%। तो ये इसमें से मैं जो कवर करने वाला हूँ आपका, तो मैं आपके जैसे कि एनिमल किंगडम तो हमने ऑनलाइन कवर किया है, अभी हम अगला जो आपका जो चैप्टर है वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर टिश्यू आते हैं, कॉकरोच भी है, ओके। और उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे, अगर ऑफलाइन शुरू होता है तो ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब हम ऑनलाइन ऑफलाइन अभी तो जैसे प्लानिंग आता है हम चला देंगे, ठीक है। तो जो अगला में वीडियो आता है तो उसके अंदर मैं आपको कैसे इसका वेटेज है, तो वेटेज के बाद कैसे प्रिपरेशन करना है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और नीट के बाद क्या क्या करियर्स है ये भी आप लोगों को पता है, तो ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम क्या करते हैं, आपको ये चैप्टर आप नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट लेकर, कौन से सबसे ज्यादा मैंने आपको कहा था यूनिट वाला जो है, तो आप क्या करो अपने माइंड के अंदर ये जो चैप्टर है कौन कौन से, तो मैंने आपको कहा था जैसे कि बायोलॉजी के अंदर ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, ओके। इसके अंदर मैंने आपको चैप्टर्स के नाम बताया अभी। बाद में प्लांट फिजियोलॉजी तो आता है, तो मैं जो कवर करने वाला आपको, तो जेनेटिक्स बॉटनी के अंदर आएगा, फिर वो सर कवर करेंगे। बाद में मैं आपका एक इकोलॉजी है 12th का, वो भी कवर करूंगा, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट यूनिट जो है मैं कवर करता हूँ। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर जो है, तो
ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सारे टॉपिक्स मैं कवर करता हूँ, ठीक है। तो बाकी जो चैप्टर्स है हम एक एक दो दो एमसीक्यू वाले वो तो बाद में कवर करेंगे, पहले हम सीक्वेंस से जाएंगे। तो इसके पहले हमारा एक चैप्टर बचता है ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करने पहले, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, जिसके अंदर कॉकरोच भी आता है। तो हमें पहले तो टिश्यू वगैरह बेसिक जो है, जैसे सर आपको सेल पढ़ा रहे तो सेल तो फॉर्म टिश्यू, टिश्यू टू ऑर्गन, ठीक है। तो टिश्यू हम पहले कवर कर देंगे, टाइप्स ऑफ टिश्यू कवर करेंगे। फिर उसके बाद कॉकरोच जो है आपका, एक कॉकरोच के ऊपर एक स्पेशल चैप्टर है, ठीक है। तो कॉकरोच भी कवर करेंगे। तो ये खत्म होने के बाद हम इस चैप्टर को, यूनिट को स्टार्ट कर देंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद हम रिप्रोडक्शन 12वीं का, तो 12वीं में लेंगे, इकोलॉजी, ये सब। तो पहले हम ऑनलाइन और फिर बाद में ऑफलाइन अगर शुरू होता है तो फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, ओके। तो आप एक आपको आइडिया आ गई है, ओके। तो आप क्या करो, ये सारे स्क्रीनशॉट लो या फिर इसका वेटेज वगैरह आप लोगों को पता होगा, ओके। ये सब मैंने आपको समझा दिया है। अभी आप लोगों का सिर्फ एक ही एम होना चाहिए, नीट क्वालिफाई करना, एक ही सपना होना चाहिए, ठीक है, डॉक्टर अगर आपको बनना है तो। और दो पॉइंट, तो अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह रहता है तो आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर तो है, वहां पे आप कॉल कर सकते हो या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, ओके। तो यहाँ हम स्टॉप करते हैं।